बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियां हमेशा इस बात पर लड़ती रहती कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरी जैसी सुंदरता गांव में किसी के पास नहीं है। शक्ल देखी है आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हों। सुंदर तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा युवा हूँ और ज्यादा गोरी भी, इसलिए मेरी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों लड़कियों के रोज रोज के झगड़े और उनके अहंकारी व्यक्तित्व से बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपने बूढ़े मुनीम को बताई। एक काम कीजिए सरकार, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। कैसी प्रतियोगिता? सुंदरता की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता किस तरह आयोजित करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजाकर पूरे गांव में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को गांव में एक सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सुंदरी का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना होगा और वापस लौट कर आना होगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब सुंदरता की प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो तीनों खुशी से पागल हो गईं। सुंदरता का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग ही ना लो, क्योंकि सुंदरता का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ीं। ये प्रतियोगिता तो बहुत सरल लग रही है, इसमें बस पड़ोसी गांव जाना है और वापस आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे पास आए। सभी लड़कियों को एक एक सुंदर ड्रेस मिलेगी, उन्हें ये पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुई। जब वे लोग आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी मिला जो कीचड़ में सना हुआ था। सुनो भाई, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड पार करा देगा? मैं आपको रोड पार नहीं करा सकती, आप कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ही ड्रेस गंदी होने के डर से अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराती। जब वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक आदमी मिलता है। आदमी मिठाई बांट रहा था। सभी प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आपको रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बहुत भूख लग रही है, अच्छा हुआ कुछ अच्छा खाने को मिला। खूब ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है। बिटिया, क्या कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी बढ़िया मिठाई मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी मिठाई पेट भर कर खाई और भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुँचे। सभी प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटो। अप्रैल, डेजी और जेनी जल्दी जल्दी चलने लगे। जंगल में उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसे ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस आदमी को नहीं बचाया। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ गईं। अप्रैल, डेजी और जेनी सहित
सभी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गयीं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मैगलीन था देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को मैगलीन के जीतने पर बहुत आश्चर्य हुआ। तीनों रोती हुई अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम तीनों में से किसी ने भी सुंदरता का खिताब नहीं जीता। वो साधारण सी दिखने वाली मैगलीन सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? बेटियों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र से मेरा मतलब है कि हमारे मूल्य कैसे हैं। तुम तीनों ने अपने कपड़े गंदे होने के डर से उस अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उस आदमी को रोड पार कराया। तुम तीनों को केवल अपनी भूख की फिक्र थी। तुमने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस भिखारी को दे दी। तुम तीनों ने जंगल में दलदल में डूबते उस आदमी को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सब में प्रतियोगिता जीतने का भूत सवार था, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बिना उस आदमी की जान बचाई। मैगलीन का चरित्र सुंदर था, उसके मूल्य सुंदर थे, इसलिए उसे सुंदरता का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया। बीरपुर नाम का एक गांव था, जहां महेंद्र सिंह नाम का एक सुनार रहता था। महेंद्र सिंह सोने और चांदी के आभूषण बेचने का काम करता था। उसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं, काया और माया। माया, जल्दी बाहर निकल, मुझे नहाना है। क्या हुआ बेटी, क्यों दरवाजा तोड़े जा रही है? माँ, मैं बाथरूम में जाने वाली थी कि माया बीच में घुस गई। अब निकल ही नहीं रही है। नहीं निकलूंगी। अब मैं तेरा नया चूड़ीदार सूट गर्म प्रेस से जला दूंगी। आजा आजा, मैं निकल रही हूँ। अब आई ना लाइन पर। काया और माया में बिल्कुल नहीं बनती थी। जब भी महेंद्र सिंह घर लौटता, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हुए ही मिलती। पिताजी, काया ने आज मेरा सूट सलवार पहन लिया। इसे मैं पिछले सप्ताह ही गजेंद्र चाचा की दुकान से लाई थी। बेटा, पिताजी गर्मी में अभी बाहर से आए हैं, उन्हें चैन से पानी तो पी लेने दो। अपनी शिकायतें बाद में कर लेना। बेटा, काया ने तुम्हारा सूट पहन लिया तो क्या हो गया? वो आखिर तुम्हारी बहन ही तो है। मैं इसकी बहन नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी। अगर तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को अपना दुश्मन मानती रहोगी तो कोई भी आसानी से तुम्हारे बीच फूट डलवाकर तुम्हारा फायदा उठा लेगा। इसीलिए एक साथ प्रेम से मिलजुल कर रहा करो। काया और माया अपने पिताजी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। काया और माया की चाची महेंद्र सिंह के परिवार से बहुत जलती थी। आए दिन वो अपने पति से झगड़ा करती। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया। तुम्हारे भाई महेंद्र को ज्वेलरी शॉप दे गए और तुम्हें सड़ी हुई कपड़ों की दुकान। गजेंद्र की पत्नी को देखो, कहीं जाती है तो कैसे ऊपर से नीचे तक सोने चांदी से ढकी रहती है। यहाँ तो एक सोने की चेन तक नसीब नहीं होती। पिताजी ने जो भी किया है ठीक किया है। भैया को ज्वेलरी शॉप दी तो हमें बड़ा घर भी तो दे दिया। तुम उन लोगों के लिए रोना बंद करो। इस दिवाली पर मैं तुम्हें सोने की चैन बनवा दूंगा। अरे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिछली दिवाली भी तुमने यही कहा था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जब काया स्कूल से लौट रही थी तो उसकी चाची ने उसे अपने घर पर बुलाकर बैठा लिया। और सुनाओ काया, बहुत दुबली होती जा रही हो। क्या सुनाऊं चाची, पढ़ाई कर करके मरे जा रही हैं। मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता ने माया का रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया है। ये तो तुम जानती ही हो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने ये निर्णय लिया है कि वे ज्वेलरी शॉप माया और उसके पति के नाम कर देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर दुकान माया के पास चली गई तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरी मानो तो आज ही घर जाकर दुकान के कागज जला देना। एक बार दुकान के कागज जल गए तो तुम्हारे माता पिता दुकान माया और उसके पति को नहीं दे पाएंगे। काया अपनी चाची की बातों में आ जाती है। उस रात जब उसके घर पर सब सो रहे थे तो वो चुपचाप उठकर बक्सा खोलती है और दुकान के कागज निकालकर जला देती है। अगले दिन चाची माया को अपने घर बुलाती है और काया की तरह माया को भी चढ़ा देती है। अरे माया, आओ बैठो, बड़े दिन बाद आई हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे माता पिता ने काया का रिश्ता तय कर दिया है और दहेज में काया को घर दे रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर घर काया के नाम कर दिया जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ पर? अपने माँ बाप के ना रहने पर तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि आज ही घर जाकर घर के कागजात यानी बेमाना जला देना। माया भी चाची की बातों में आ जाती है और उस रात घर का पैमाना जला देती है। फिर उनकी चाची अपने पति से कहती है, अब तुम कचहरी जाओ और महेंद्र सिंह के घर और ज्वेलरी शॉप पर अपना दावा ठोको। उनके पास कागजात तो होंगे नहीं, इसलिए वे साबित नहीं कर पाएंगे कि घर और दुकान उनके नाम है। अपनी पत्नी के कहने पर गजेंद्र सिंह महेंद्र की दुकान और मकान पर अपना दावा ठोक देता है। एक शाम महेंद्र बहुत दुखी और चिंतित हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? गजेंद्र ने हमारी दुकान और मकान पर दावा ठोका है। जरा बक्से से मकान और दुकान के कागज ले आओ। काया माया की माँ बक्से में कागजात ढूंढती है, लेकिन उसे मिलते ही नहीं है। महेंद्र और उसकी पत्नी सारे घर में कागज ढूंढते रहे, लेकिन कागज घर में होते तो मिलते, वे तो पहले ही जलाए जा चुके थे। महेंद्र को अगले दिन खाली हाथ ही कचहरी जाना पड़ता है। महेंद्र सिंह, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने मकान और ज्वेलरी शॉप तुम्हारे नाम की थी? जज साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं। दुकान और मकान के कागज पता नहीं कहां चले गए। बिना सबूत के ये नहीं माना जा सकता कि घर और ज्वेलरी शॉप तुम्हारी है। घर मैं तुम्हारे पास ही रहने देता हूं, लेकिन तुम्हें ज्वेलरी शॉप बेचनी होगी। बेचकर जो रकम मिलेगी उसमें से आधी रकम अपने भाई गजेंद्र को देनी पड़ेगी। महेंद्र रोता हुआ अपने घर पहुंचा। हमने अपनी ज्वेलरी शॉप खो दी। तब काया और माया को अपनी गलती समझ में आती है। वे रोते हुए अपने माता पिता को सब बताती हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है। चाची ने हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर कागजात जलवा दिए थे। हमें माफ कर दो पिताजी। अगर हम मिलजुल कर प्रेम से रहते तो चाची कभी हमारा फायदा नहीं उठा पाती। दुकान तो गई बच्चों, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों ने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अब तुम दोनों रोना बंद करो। मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। मैं कोई दूसरा धंधा कर लूंगा। उस दिन के बाद से काया और माया लड़ना झगड़ना छोड़कर मिलजुल कर रहने लगती हैं। मेहंदीपुर गांव में प्रियंका सोनम नाम की दो बहनें रहती थी, जिनके सिर आपस में जुड़े हुए थे। सिर जुड़े होने के कारण दोनों को सभी काम साथ साथ करने पड़ते। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में घूमना। पापा, क्या हम दोनों के सिर जन्म से ही जुड़े हुए हैं या आपने बाद में फेविकोल से जोड़ दिए? नहीं बेटा, मैंने नहीं जोड़े, ये जन्म से ही जुड़े हुए हैं। कभी कभी प्रियंका सोनम के बीच लड़ाई भी हो जाती। मुझे पार्क में घूमने जाना है।
मैं नहीं जा रही, मुझे रूम में बैठकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है। अरे बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? पहले तुम लोग पार्क में घूमाओ और फिर रूम में बैठकर कहानियां भी पढ़ लेना। एक एक करके दोनों काम कर लो। एक दिन प्रियंका सोनम की माँ ने उनके पिताजी से कहा, हमारी दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर दो अलग अलग लड़कों से इनकी शादी करें तो ये साथ में कैसे रह पाएंगी? दो अलग अलग लड़कों से शादी करने की जरूरत नहीं है, एक ही लड़के से दोनों की शादी होगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रियंका सोनम के पापा कई घरों में रिश्ता मांगने जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। देखिए राम सिंह भाई साहब, सिर जुड़ी लड़कियों को अपनी बहू बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं, बस 20 लाख दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। मैं गरीब किसान इतने पैसे कहां से लाऊंगा? तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। राम सिंह अपने घर पहुंचता है। आज 12वें परिवार से बात फेल हो गई। कोई सिर जुड़ी बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार भी है तो मोटी रकम मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी, आप परेशान ना हो, हम बिना शादी किए रह लेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, कभी न कभी कोई न कोई लड़का जरूर मिलेगा। प्रियंका सोनम के गांव से 20 मील दूर सहारनपुर नाम का एक गांव था, जहां चिंटू और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों गांव में खूब मौज मस्ती किया करते। आज किस खेत के गन्ने खाने हैं? आज रामदास काका के खेत के गन्ने खाएंगे, लेकिन वो अपने गन्नों की रखवाली करने के लिए अपने खेत में ही सोते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें उनके खेत से ना भगाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। चिंटू और चमन अपने सिरों पर डरावने मटके पहन लेते हैं और खेत में खड़े होने वाले पुतलों का भेष धारण करके धीरे धीरे रामदास काका की खटिया के पास बढ़ते हैं। रामदास काका खर्राटे मारकर सो रहे थे। उठ जा रामदास। रामदास काका की आंख खुलती है तो वे अपने सामने दो पुतलों को हंसता देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अरे कोई बचाओ! चिंटू और चमन मटके उतारकर खूब हंसते हैं। आज होगी गन्नों की दावत। अगले दिन चिंटू और चमन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार, शादी के बाद हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। काश अपनी शादी के बाद भी हम दोनों ऐसे ही मौज मस्ती कर पाते, लेकिन हमारी बीवियां हमें साथ नहीं रहने देंगी। ठीक कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो दोस्ती तुड़वा देती हैं। उधर प्रियंका सोनम के गांव में बाढ़ आ जाती है। राम सिंह, उसकी पत्नी और प्रियंका सोनम तीनों पानी में हैं। प्रियंका, सोनम, तुम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो, मैं अभी तुम सबको किनारे पर ले जाऊंगा। राम सिंह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सबको किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रियंका का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और बाढ़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। मेरी बच्चियां। आप हिम्मत ना हारे, भगवान उनकी रक्षा करेगा। उन दोनों को तैरना नहीं आता, बेचारी कैसे बच पाएंगी। उधर प्रियंका सोनम बाढ़ में बहती हुई चिंटू चमन के गांव सहारनपुर पहुंच जाती है। चिंटू और चमन बाढ़ में फंसे लोगों को किनारे की तरफ लाने में मदद कर रहे थे।
वे प्रियंका सोनम को किनारे पर ले आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। क्या तुम दोनों ने अपने सिर फेविकोल से चिपका रखे हैं? नहीं, हम ऐसे ही पैदा हुए थे। तुम दोनों किस गांव के हो? हम मेहंदीपुर गांव के हैं। प्लीज हमें हमारे घर तक छोड़ाओ, हमारे मम्मी पापा बहुत रो रहे होंगे। चमन चिंटू एक नाव तैयार करते हैं और प्रियंका सोनम को उनके गांव छोड़ने जाते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है। चमन और चिंटू किसी तरह नाव सीधी करके प्रियंका सोनम को उसमें बैठा देते हैं। प्रियंका सोनम तो नाव में बैठकर अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन चमन और चिंटू नदी में ही डूब जाते हैं। राम सिंह अपनी बच्चियों से मिलकर बहुत खुश होता है। मम्मी पापा, जो लोग हमें यहाँ तक लेकर आए वो नदी में ही डूब गए, उनकी खोज करवाइए ना। गांव के कुछ लोग चमन और चिंटू को नदी के अंदर ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद वे चमन और चिंटू को बाहर निकाल लाते हैं। दोनों बेहोश थे। गांव वाले उनका पेट दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। चमन और चिंटू को होश आ जाता है। तुम दोनों ने हमारी बेटियों को बचाया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों ना हम दोनों इनमें से एक एक लड़की से शादी कर लें? ये हमेशा साथ रहेंगी, इनके माध्यम से हम भी हमेशा साथ रहेंगे। ठीक कहा। चमन और चिंटू राम सिंह के सामने प्रियंका सोनम से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। राम सिंह खुशी खुशी प्रियंका सोनम की शादी चमन और चिंटू से कर देता है। समुद्र किनारे श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां मछली व्यापारी हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह की 3 बेटियां थीं, माया, गीता और सोनम। तीनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। माया बहुत शैतान थी। वो अक्सर गांव के लोगों से उल्टा सीधा बोलकर घर भाग जाती। ए राम सिंह, तू गंजू टकलू चपड़ गंजू है। ए मौसी, तेरी शक्ल काली कुतिया से मिलती है। गांव के लोग जब हरि सिंह के घर शिकायत करने पहुंचते तो माया कहती, पापा ये सब मैंने नहीं कहा, गीता और सोनम ने कहा होगा। हमने नहीं कहा, ये माया है। बाहर जाकर लोगों को उल्टा सीधा बोलती है और नाम हमारा लगाती है। भाई साहब, किसी ने भी कहा हो, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सोनम की गौरव नाम की एक लड़के से शादी तय हो चुकी थी। सोनम अक्सर शाम को पार्क में गौरव से मिलने जाया करती। सोनम, कल मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। ठीक है, कल मम्मी पापा भी मौसी के घर जा रहे हैं। उनके घर से निकलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माया छुपकर सोनम और गौरव की सारी बातें सुन लेती है। गौरव के साथ मूवी देखने तो मैं जाऊंगी। अगले दिन हरि सिंह पत्नी और गीता के साथ मौसी के घर चला जाता है। घर पर सिर्फ माया और सोनम बचते हैं। सोनम अपने रूम में गौरव के साथ मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। माया सोनम को कमरे में बंद कर देती है और गौरव के पास चली जाती है। गौरव माया को सोनम समझ लेता है। सोनम आ गई? हाँ, चलो सिनेमा हॉल चलते हैं। माया गौरव के साथ पूरे दिन घूमती है। उधर शाम को हरि सिंह, पत्नी और गीता घर लौटते हैं। वो देखते हैं कि सोनम का कमरा बाहर से बंद है। हरि सिंह कमरे को खोलता है तो देखता है कि सोनम अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। उठो बेटा सोनम, तुम्हें कमरे में किसने बंद किया? पिताजी, माया ने मुझे कमरे में बंद किया और मेरी जगह गौरव के साथ मूवी देखने चली गई। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया
भूख के कारण मुझे कमजोरी आ गई और मैं बेहोश हो गई। तभी माया वहाँ पहुँचती है। अरे पिताजी, आप लोग तो आज घर लौटने वाले नहीं थे। माया, तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगी। कुछ दिनों बाद सोनम की गौरव से शादी हो जाती है। एक दिन हरि सिंह अपने परिवार से कहता है, हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं, वहाँ मछलियों का व्यापार करने में 2 गुना फायदा होगा। पिताजी, हम श्रीलंका जाएंगे कैसे? जहाज से। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हरि सिंह का परिवार, हरि सिंह, पत्नी माया और गीता जहाज से श्रीलंका की ओर निकलते हैं। जब जहाज बीचों बीच समुद्र में था तो समुद्र में तूफान आ जाता है। जहाज डूबने लगता है। समुद्र की लहरें हरि सिंह को उसके परिवार से अलग कर देती हैं। माया अपनी माँ के साथ बह जाती है और गीता हरि सिंह के साथ बह जाती है। माया और उसकी माँ को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं। वे उन्हें समुद्र किनारे एक गांव तक पहुंचा देते हैं। उधर हरि सिंह गीता के साथ एक टापू पर पहुंच जाता है। 3 साल बाद हरि सिंह लगातार 3 साल तक अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। हरि सिंह गीता की शादी कर देता है। उधर हरि सिंह की पत्नी माया की शादी कर देती है। संयोग से गीता और माया अपने पतियों के साथ हनीमून मनाने एक ही जगह वृंदावन पहुंचते हैं। ये वृंदावन कितना सुंदर है। हाँ, तुम यहीं रुको, मेरे पेट में कब्ज बन रही है, मैं अभी मेडिकल से दवा लेकर आता हूँ। उधर गीता अपने पति के साथ होटल में होती है। मुझे बुखार आ रहा है, तुम जरा आसपास के मेडिकल से दवाई ले आओ। गीता मेडिकल पर दवाई लेने पहुंचती है। माया का पति मेडिकल पर पहले से खड़ा था। वो गीता को माया समझ बैठता है। अरे तुम यहाँ आ गई? मैंने कहा था ना, 1 मिनट वहीं रुको, चलो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। माया का पति गीता को गोद में उठा लेता है। गीता माया के पति के एक थप्पड़ मारती है। बदतमीज, तूने मुझे छुआ कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति होटल में है। उधर होटल में गीता का पति गीता का इंतजार करते करते थक जाता है। वो होटल के बाहर गीता को ढूंढने जाता है। उसकी निगाह माया पर पड़ जाती है। वो माया के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मैंने तुम्हें दवा लेने मेडिकल भेजा था और तुम यहाँ खड़ी होकर लड़कों को ताड़ रही हो। तूने मुझे थप्पड़ मारा? माया गीता के पति की पिटाई करने लगती है। तभी गीता का पति बोल पड़ता है, ये तुम्हें क्या हो गया है गीता? गीता का नाम सुनते ही माया सब कुछ समझ जाती है। लगता है तुम मेरी बहन के पति हो। वे दोनों मेडिकल हॉल पर जाते हैं। माया और गीता इतने साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। माया गीता के साथ हरि सिंह के पास पहुंचती है। अरे मेरी बेटी। फिर वे सभी लोग माया के साथ माँ के पास पहुंचते हैं। माँ गीता और हरि सिंह से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वे सभी लोग अपने गांव श्यामपुर लौटते हैं। पिताजी, आप लोग सब कहाँ गायब हो गए थे? मैंने और मेरे पति ने आप लोगों को कितना ढूंढा, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। बेटा, बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ।